हेलो फ्रेंड, दिस इज ममता शर्मा एंड वेलकम टू फर्स्ट वी। दोस्तों, आज हम फिर 10 क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर 2019 पेपर 1 के हैं। और इससे पहले मैं 10 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। सीडीपी के 30 क्वेश्चन आते हैं, हर सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन आते हैं। तो सीडीपी के जो 30 क्वेश्चन है उसमें से मैं 10 क्वेश्चन इससे पहले की वीडियो में अच्छे से समझा चुकी हूँ, उनको क्वेश्चनों करवा चुकी हूँ। मैं 10 क्वेश्चन फिर और लेके आई हूँ और चलिए आज इनको समझते हैं और देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगी, ऑप्शन भी पढ़ दूंगी और आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगी ताकि आप उसका ऑप्शन चुन के और नोट कर लीजिए कॉपी में। और जितने भी आंसर 10 में से जितने भी आंसर आपके सही हो, प्लीज़ उसको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरे 10 में से 9 ठीक है या 8 ठीक है। इससे क्या होगा, आपको अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमें कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है या फिर हमारी तैयारी कहाँ तक हुई है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। 4 ऑप्शन है। ए है, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। तीसरा है, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। चौथा है डी, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। प्लीज जरा इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इसका आंसर होगा डी। इसको मैं समझाती हूँ। जो हार्वर्ड गार्डनर थे, उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत बताया था। उनके अनुसार, मतलब उनके कहने का जो मत था वो था कि बुद्धि बहुआयामी है। बुद्धि एक ना होके अनेक प्रकार की है और उन्होंने अनेक प्रकार में 9 प्रकार की बुद्धियों के प्रकार जोड़े थे। उन 9 प्रकार की बुद्धियों के बारे में मैंने इससे पहले डिटेल में आपको समझा रखा है, इसे उस कंटेंट में, बुद्धि और बहुआयामी के कंटेंट में। अगर आपको उसके बारे में डिटेल से समझना है अच्छे से, जो 9 प्रकार की बुद्धियाँ मैंने बता रखी हैं, तो ऊपर वीडियो में इसका लिंक आ रहा है। प्लीज़ आप उसको क्लिक करके उसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। आपको इसके बारे में पता चल जाएगा जो बुद्धि बहुआयामी है और जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो ये इसका चौथा डी इसका आंसर सही होगा, राइट है। और इसके बारे में जो मैंने बुद्धि का बताया कि जो हार्वर्ड गार्डनर थे, उन्होंने जो बुद्धि के प्रकार बताए थे वो 9 प्रकार बताए थे। और उनका कहने का मत था कि बुद्धि को एक प्रकार से नहीं जांचा, एक ही प्रकार से, मतलब एक योग्यता से मापा जा सकता है, अनेक प्रकार की योग्यताओं से नहीं मापा जा सकता। इसलिए उसको जटिल योग्यताओं का एक समूह बोला गया है। तो इस प्रकार डी सही है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। चौथा आंसर इसका राइट होगा। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक यानी कि एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूही हमेशा समस्या के एक से अधिक समाधान के बारे में सोचती है। कोई भी समस्या है उसके एक से अधिक सॉल्यूशन निकाल लेती है। इनमें से जो काफ़ी समाधान है वो मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। ए है सृजनात्मक विचारक, बी है अभिसारिक विचारक, सी है अन्वय विचारक, डी है आत्म केंद्रित विचारक। प्लीज़ इसका आंसर आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका राइट आंसर क्या है। देखिए, इसका आंसर होगा ए, सृजनात्मक विचारक, यानी कि क्रिएटिविटी थिंकिंग। इसमें क्या होता है, सृजनात्मक विचार में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या को, ठीक है, ऐसे किसी भी समस्या के जो अलग अलग पहलू होते हैं, जो अलग अलग स्थिति होती है, उनके ऊपर भिन्न भिन्न दिशाओं में चिंतन करके कुछ नए विचारों का निर्माण करता है या फिर कुछ नए विचारों की रचना करता है। तो वो क्या कहलाती है, क्रिएटिविटी थिंकिंग कहलाती है, जिसे सृजनात्मक विचारक कहा जाता है। तो इससे क्या, रूही जो थी वो हमेशा समस्या के एक से अधिक समाधान के बारे में सोचती थी। कोई भी एक समस्या होती थी लेकिन उसके बारे में वो एक से अधिक सॉल्यूशन निकालती थी, उसके बारे में सोचती थी। तो ये सोचना क्या है, सृजनात्मक विचारक कहलाता है। और उनके काफ़ी समाधान जो क्या होते थे, मौलिक होते थे। तो चलिए आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वंचित समूह से, यानी कि क्या,
इन एडवांटेज जो ग्रुप होता है उससे संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा जो सहभागिता यानी कि पार्टिसिपेट कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को, टीचर को क्या करना चाहिए? ए है बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, बी है इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए, सी इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करने के लिए कहना चाहिए, डी है अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। इसका आंसर नोट कीजिए आप। देखिए क्या कह रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो इन एडवांटेज जो ग्रुप होता है उसमें जो भी विद्यार्थी पार्टिसिपेट नहीं करते या उनकी होने की संभावना कम होती है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक टीचर को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा डी। पहले बात तो जो ए है, विद्यालय को, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। तो ये जितने भी नेगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव आंसर होते हैं, इनको तो देखना ही नहीं होता, इनको हटा देना होता है। तो दूसरा देखते हैं, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करने के लिए कहना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता किसी भी विद्यार्थी को। डी है अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। जो भी शिक्षण पद्धति अपनाई जाती है उसके ऊपर विचार करना चाहिए कि हाँ भाई इसमें क्या कमी है या फिर क्या ऐड करने की जरूरत है, और बच्चों की जो सहभागिता यानी कि पार्टिसिपेट करने में सुधार करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ है, एक समावेशी कक्षा में यानी कि इंक्लूसिव जो क्लास होती है, एजुकेशन होती है, में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को यानी कि स्पेसिफिक जो एजुकेशन है उसको, उस योजनाओं को क्या करना चाहिए? ए है तैयार नहीं करना चाहिए, बी है कभी कभी तैयार करना चाहिए, सी है सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, डी है तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। इसका आंसर नोट कीजिए, फिर मैं बताती हूँ आपको। इसका आंसर होगा, देखिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। एक्टिव रूप से क्या होना चाहिए? तैयार करना चाहिए। क्योंकि एक समावेशी कक्षा में क्या होता है कि सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो शिक्षा को क्या करना चाहिए? शैक्षिक योजनाओं को एक्टिव रूप से क्या करना चाहिए? तैयार करना चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा, पठन वैफल्य। पठन वैफल्य यानी कि डायलेक्सिया में बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं? मतलब पठन वैफल्य में सबसे पहले बच्चों के लक्षण क्या दिखते हैं? ए है न्यून अवधान विकार, बी है अपसारी चिंतन, कहीं पढ़ने में धारा प्रभाविता, सी है धारा प्रभाव पढ़ने की अक्षमता, फिर डी है एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना। प्लीज इसका आंसर नोट कीजिए। देखिए मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या है। पठन वैफल्य, पठन वैफल्य यानी कि डायलेक्सिया होता क्या है? डायलेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने में अक्षमता, यानी कि जो पढ़ने की जो धारा प्रवाह होती है पढ़ने की, उसमें वो अक्षमता महसूस करता है, पढ़ नहीं पाता कोई भी विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति है, तो उसे पठन वैफल्य की प्रॉब्लम होती है, डायलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है। ये होती भी किस कारण है ये बता रही हूँ कि उसके बीते समय में या फिर जो क्या कहते हैं पहले के समय में उसके संग अगर अतीत काल में कोई दुर्घटना हुई है और दुर्घटना के कारण उसके माइंड पे कुछ चोट लगती है, तो इस कारण भी पठन वैफल्य में बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या होता है? डायलेक्सिया हो जाता है। तो धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, जो इसका सी है वो राइट आंसर होगा कि पढ़ने की अक्षमता क्या कहलाती है? पठन वैफल्य, डायलेक्सिया। आगे चलते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ए व्यवहारवादी सिद्धांत, बी है अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, सी है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, डी है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करवा के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। इसका आंसर आप नोट कीजिए, फिर मैं बताती हूँ आपको कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर है सी, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। क्या कह रहा है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? पहले तो मैं समावेशी शिक्षा का बताऊंगी, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही मैंने बताया कि समावेशी शिक्षा होती क्या है। समावेशी शिक्षा उस अवधारणा कहा जाता है जिसमें क्या सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाती है
और सभी बच्चों को शामिल किया जाता है। उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता कि इसको अलग रखेंगे, उस विद्यार्थी को अलग रखेंगे या इस प्रकार के विद्यार्थियों को अलग शिक्षा दी जाएगी। उसमें सभी विद्यार्थियों, सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है। और जो ये कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है? तो अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य क्या था? इसमें यह था कि 2009 में बालकों को निःशुल्क यानी कि फ्री में शिक्षा दी जानी चाहिए थी और अनिवार्य थी, बहुत ही ज़रूरी थी। तो उसमें ये नियम लागू किया गया था कि 2009 में ये नियम लागू किया कि जो भी बच्चे हैं उनको क्या करना था, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई। और ये नियम 2010 में इसको लागू कर दिया गया, ये पारित हो गया 2010 में। और इसमें 6 वर्ष से यानी कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को 1 से 8वीं क्लास तक की शिक्षा निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार था। और इसमें यह भी था कि जो 14 साल के बच्चे हैं उनको किसी भी काम में ना लगाया जाए, उनको सिर्फ शिक्षा दी जाए। पहले आगे चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा हो, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के आंसर को समझा के इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आगे चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवाद यानी कि पहला ऑप्शन यंत्रवत याद करने पर आधारित है, बी प्रबलन पर आधारित है, सी अनुबंधन द्वारा अर्जित है, डी अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। ढूंढिए इसका आंसर कौन सा सही है। देखिए इसका आंसर है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। संरचनावादी ढांचे में क्या होता है कि ये एक सीखने का दर्शन शास्त्र कहलाता है, जिसमें क्या होता है कि एक ऐसी अधिगम की प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ता को महत्व देता है। और उसके अलावा क्या होता है, जो अधिगमकर्ता होता है वो अपने लिए प्रत्ययों का निर्माण करता है। वो जो समस्याओं के बारे में अपने समाधान ढूंढता है, समाधान खोजता है। और जो सीखना होता है, जो मानसिक संरचना के निर्माण का परिणाम होता है, उसमें अधिगमकर्ता करता क्या है, जो नई सूचना होती है उसे पुरानी सूचना से अर्थपूर्ण ढंग से या विकासशील ढंग से उसको आपस में जोड़ता है। तो ये एक अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। आगे चलते हैं, डी आंसर उसका राइट है 7th का। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ए, बच्चों के इन सिद्धांतों का अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल लेना चाहिए, या प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों की इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर है डी, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। अनेक घटनाओं के जो क्वेश्चन बोल रहा है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? जो भी बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांत जो होते हैं उनके संदर्भ में प्रतिकूल प्रमाण और उदाहरणों को प्रस्तुत करके, मतलब एग्जाम्पल दे के उन बच्चों के सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो इसका आंसर डी है, राइट आंसर। आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? ए है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बी है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, सी यंत्रवत याद करना, डी योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। बताइए इसका आंसर, आप नोट कीजिए। देखिए छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र क्या होता है, चाइल्ड सेंटर क्या होता है, और टीचर जो क्या कहते हैं चाइल्ड सेंटर, और क्या कहते हैं जो शिक्षक केंद्रित होता है टीचर सेंटर्ड होता है। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है कि जो टीचर्स सेंटर्ड होता है उसमें टीचर्स को ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है, और जो चाइल्ड सेंटर्ड होता है उसमें छात्र की बातों को, छात्र के अनुभवों को ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है। तो इसका आंसर जो है वो बी राइट होगा, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। इसमें छात्र को पहले देखा जाता है, छात्र की बातों को सुना जाता है और छात्र के ऊपर ही ध्यान दिया जाता है। तो बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब ये था, विशेषता ये थी कि बच्चों के अनुभवों को क्या देना, प्रमुखता देना, इंपॉर्टेंस देना। तो इसका आंसर बी राइट होगा। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 10वां। स्वयं एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश है
ए ऑप्शन पूर्णतः अलग, बी स्वतंत्र, सी सन्निहित, डी संबंधित नहीं। कौन सा आंसर राइट होगा इसका, आप नोट कीजिए। देखिए इसका आंसर होगा सन्निहित। स्वयं एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है, सन्निहित है, जुड़े हुए हैं। देखिए जब मनुष्य एक शिशु का जन्म होता है तो शैशवावस्था से ही वो जो संवेगात्मक क्रियाएं होती है वो क्या करने लगता है, क्रियाएं करने लगता है। और जैसे जैसे उसका विकास होता है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, वो और अवस्थाओं में पहुंचता है, वैसे उसका संज्ञानात्मक समझ विकसित होती जाती है। तो इससे उसका जो संज्ञान है वो बढ़ता है स्वयं के द्वारा। इसलिए स्वयं और संज्ञान क्या है, एक दूसरे से सन्निहित है। तो ये 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आए हो, और जितने भी क्वेश्चन आपके सही होंगे, आंसर राइट होंगे, प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरे 10 में से जितने भी आंसर सही हैं वो ज़रूर लिखें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, और जब तक के लिए नमस्कार।